हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 14 को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जो है आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वो एसएससी कराएगी और एसएससी का क्वेश्चन आप सभी जानते हैं उसका क्वेश्चन लेवल जो होता है थोड़ा अलग टाइप का होता है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है आप सबको, लेकिन उसका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसका वह अलग पूछता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं दिल्ली पुलिस जो है काफ़ी अच्छा आपका एक सर्विस है और इसमें अगर आपको सिलेक्शन मिलती है तो काफ़ी आपका अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा आप सबके लिए। तो आप लोग इसको हाथ से जाने मत दीजिए, अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए ऑटो एग्जाम्स के साथ और हमें सिलेक्शन लेके रहना है। आप सभी जानते हैं कि सिलेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ मची है, फिर भी हमें उसमें से एक सिलेक्शन अपने नाम करना है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए, सिलेक्शन तो मिलेगा ही दोस्तों। पहले तो हमें कर्म करना है, ठीक है, पहले तो हम अपनी प्रैक्टिस तो करें। ठीक है, तो अब हम अपना जब सिलेक्शन लेना होगा तो ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम पहले प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न आपका है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, संविधान के मसौदा जो संविधान की मसौदा समिति बनाई गई थी उसके समक्ष प्रस्तावना को, यानी प्रस्तावना जिसे आप प्रेम्बल बोलते हैं, प्रस्तावना, ठीक है, इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। तो इसको किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान के मसौदा समिति के समक्ष इन्होंने प्रस्तावना को पेश किया था। ठीक है, याद रखिएगा और कब पेश किया था? तो यह 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, प्रस्तावना को पेश किया गया था। किसके द्वारा? तो आपके पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि राजेंद्र प्रसाद क्या थे संविधान सभा से संबंधित, तो जो आपके राजेंद्र प्रसाद थे वह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों कि प्रारूप, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो जो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था वह तैयार किया गया था आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा, किसके कहने पर बनाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो भारतीय संविधान है, ठीक है, भारत का जो संविधान है वह कैबिनेट मिशन के कहने पर तैयार की गई थी। कैबिनेट मिशन की योजना ने स्वीकार किया दोस्तों क्या, कि संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया था। याद रखिएगा आपका क्या, कैबिनेट मिशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो दोस्तों आपका जो धन विधेयक होता है ना, तो राज्यसभा धन विधेयक लोकसभा को कितने दिन में लौटाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 दिनों में। ठीक है, 14 दिनों के भीतर ही जो है राज्यसभा व लोकसभा को धन विधेयक क्या होता है, लौटा देता है। और अगर बात करें जो यह धन विधेयक है दोस्तों, धन विधेयक यह किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आर्टिकल 110। ठीक है, आर्टिकल 110 के अंतर्गत आपका धन विधेयक का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, संसद में शामिल क्या होता है दोस्तों, संसद कैसे बना होता है? संसद की बात करें, अगर हम संसद की बात करें, संसद में क्या होता है? संसद में आपका दो भाग होता है, यानी आपका एक तो होता है आपका राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा होता है छोटा और राज्यसभा होता है बड़ा। ठीक है, और ये होता है निम्न, जो लोकसभा होता है वह होता है निम्न सदन और जो आपका राज्यसभा होता है वह उच्च सदन होता है। ठीक है, लेकिन आपका जो संसद होता है उसमें आपका राष्ट्रपति भी होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर आपका क्या बनता है, संसद। ठीक है, याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? अगर हम बात करें दोस्तों, जो आपके इलेक्शन कमीशन होते हैं, भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वह किसके द्वारा चुने जाते हैं? उनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति, उनकी नियुक्ति जो होता है वह राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। अगर वहीं हम बात करें दोस्तों कि राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है, और अगर हम बात करें वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह कौन है? तो राजीव कुमार जो है दोस्तों वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगर हम बात करें राजीव कितने नंबर के हैं दोस्तों, राजीव कुमार, तो राजीव कुमार 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त चुने गए हैं, याद रखिएगा। वर्तमान में भी आपके राजीव कुमार हैं। अगर हम बात की प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, तो दोस्तों वर्तमान और प्रथम आपको पता होना चाहिए। प्रथम की बात करें तो प्रथम में सुकुमार सेन आपके प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त चुने गए थे भारतीय। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। काफ़ी दोस्तों काफ़ी पढ़ा लिखा एक शासक था और यह काफ़ी विद्वान शासक भी था, जैसे कि इसको खगोल शास्त्री और भौतिक विज्ञान इन सभी में इसको रुचि थी, याद रखिएगा। और इसलिए इसे मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। मनियारों का राजकुमार की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कई मौद्रिक प्रयोग किए, इसलिए उन्हें धनी राजकुमार या फिर मनियारों का राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक किस राजवंश का शासक था, तो दोस्तों यह तुगलक राजवंश का शासक था। ठीक है, तुगलक वंश का शासक था। अगर वही बात करें दोस्तों कि यह जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक वंश का शासक था, तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ठीक है, इसकी स्थापना जो था गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, याद रखिएगा। इसमें आपको कंफ्यूजिंग नहीं करना है। ठीक है, कंफ्यूज होना ही नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि तुगलक वंश का जो संस्थापक था वह गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि जो आपका आपका मुगल वंश था, मुगल वंश। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था। और कितने में किया था, 1526 ईस्वी में इन्होंने पानीपत के दौरान अपना जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, उस समय आपके 1526 में ही बाबर ने क्या किया था, मुगल वंश का स्थापना किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों जो आपका लोधी वंश का अंतिम शासक था वह कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। वहीं अगर हम बात करें कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, तो लोधी वंश का जो स्थापना किया था संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों सिकंदर लोधी कौन था, तो बहलोल लोधी का बेटा सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी लोधी की बात करें तो यह आपके, ठीक है, यहाँ बात करें सिकंदर लोधी की, तो सिकंदर लोधी ने गुलरुखी नाम से कविताएं लिखी और बहलोल लोधी के मृत्यु के बाद सिकंदर लोधी अपने सिंहासन पर बैठा। ठीक है, याद रखिएगा। और इब्राहिम लोधी जो है वह लोधी वंश का अंतिम शासक है। यह सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि ये जो आपके दिल्ली सल्तनत है, इनसे क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा। ठीक है, लोधी वंश से सब संबंधित है आपके, याद रखिएगा। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, अपनी सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितने बार आक्रमण की, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 17 बार। ठीक है, मोहम्मद गजनबी जो था वह भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और इसे आक्रमण के लिए जाना जाता है दोस्तों महमूद गजनबी को, याद रखिएगा। महमूद गजनबी की बात करें, इसका जो एक फेमस आक्रमण था, प्रसिद्ध आक्रमण जो है वह सोमनाथ टेम्पल पे है। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल कहाँ है, आपके गुजरात में स्थित है, सौराष्ट्र यानी गुजरात। वहाँ पे दोस्तों आपका सोमनाथ टेम्पल स्थित है। उस पर दोस्तों 1025 ईस्वी में इसने क्या किया था, उस पर आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पे, उसे लूटपाट कर लिया था उसको। ठीक है, याद रखिएगा। और पूरे आपके 17 बार आक्रमण किए, जो 16वां आक्रमण था वह सोमनाथ मंदिर पर था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात, ठीक है, दिल्ली का सुल्तान कौन बना था। तो दोस्तों जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो दिल्ली का सुल्तान बना था वह कौन बना था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर बैठा था, याद रखिएगा। अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम, यहाँ पे गुलाम, ठीक है, गुलाम वंश से संबंधित है, तो गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस गुलाम वंश को क्या कहा जाता है, इसे दास वंश भी कहा जाता है। ठीक है, दास वंश भी कहा जाता है गुलाम वंश को। ठीक है, अगर बात करें हम कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और फिर इल्तुतमिश क्या था, तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश की बात करें, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर वहीं बात करें इल्तुतमिश की हम, तो इल्तुतमिश को और क्या कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने टंका और जीतल नामक सिक्के चलवाए थे। टंका की बात करें तो टंका किसका सिक्का था, टंका जो था वह चांदी का सिक्का था। ठीक है, चांदी का सिक्का टंका था। वहीं जीतल की बात करें हम, जीतल जो था वह कैसा सिक्का था, तो तांबे का सिक्का था। ठीक है, तांबे का सिक्का था। इसके लिए जाना जाता है दोस्तों, टंका जीतल नामक यह सिक्का
चलवाया था। अगर बात करें हम दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था कौन था, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। और कुतुब ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की निर्माण किया गया था दोस्तों। जो आपका कुतुब मीनार है दिल्ली में, उसका नींव रखा गया था, लेकिन उसको पूरा नहीं किया था, यह इसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसका जो पूरा कार्य किया गया किसके द्वारा किया गया, तो इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार को पूरा किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो था दोस्तों यह लोदी वंश का शासक था और यह गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था, याद रखिएगा। फयान की बात करें, जो फयान था दोस्तों यह कब भारत आया था, तो दोस्तों यह विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। विक्रमादित्य द्वितीय की बात करें तो विक्रमादित्य द्वितीय किसे कहा जाता था, तो विक्रमादित्य को। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की थी, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। और यह उन्हीं के शासनकाल में भारत आया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है, तो जो आपका भारत में द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है ना, वह कहाँ स्थित है, वह गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है। और यह मंदिर किसकी है दोस्तों, यह भगवान कृष्ण की एक मंदिर है, द्वारिकाधीश मंदिर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 2023 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का है, तो दोस्तों पहले क्या हुआ था कि जो ये आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स था, इसमें क्या था, जापान टॉप पे था। ठीक है, जापान टॉप पे था, लेकिन 2023 में जापान को पिछाड़ कर दोस्तों, जापान के पीछे करके सिंगापुर टॉप पे हो गया है। तो सिंगापुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंगापुर दोस्तों आपके हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पे हो गया है। दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट सिंगापुर का हो चुका है अब। ठीक है, अगर बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर की जो आपकी राजधानी है वह सिंगापुर सिटी है और यहाँ की मुद्रा क्या है, डॉलर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है वह कौन सी है, वह है आपकी विक्टोरिया झील। ठीक है, विक्टोरिया झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और यह आपके अफ्रीका की सबसे बड़ा ताजे पानी का एक झील है, याद रखिएगा। यह तंजानिया और युगांडा के नाइल नदी का एक जलाशय, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, विवादित बबली परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो जो आपका विवादित बबली परियोजना है वह आपके गोदावरी नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। गोदावरी नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों गोदावरी नदी कहाँ पे है, तो यह महाराष्ट्र, और यह परियोजना विवादित है तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच स्थित यह विवाद का एक कारण है आपका बबली परियोजना, जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है। अगर हम बात करें गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी जो है वह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, याद रखिएगा। ठीक है, यह आपके प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी है। इसे बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, तो दोस्तों महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापी विद्युत पावर प्लांट है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरतगढ़ सुपर तापी पावर प्लांट जो है दोस्तों यह आपके राजस्थान का पहला सुपर तापी विद्युत पावर प्लांट है और सबसे बड़ा भी है, याद रखिएगा, राजस्थान के। ठीक है, राजस्थान में यह कहाँ स्थित है, राजस्थान के यह श्री गंगानगर जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। यह पूरा 500 मेगावाट की क्षमता वाला एक तापी प्लांट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान की डैश अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छठी अनुसूची में जो है दोस्तों यह आपके पूर्वी जो राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी के जनजातियों के क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान है आपके छठी अनुसूची में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तो किस संविधान से संबंधित हैं, संविधान के संबंधित, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आयरिश संविधान से। ठीक है, जो आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है यानी आपके डीपीएसपी जो है दोस्तों, ठीक है, यह आपके आयरिश संविधान से लिया गया, आयरलैंड से अडॉप्ट किया गया भारतीय संविधान में। और आर्टिकल की बात की, किस आर्टिकल के अंतर्गत है यह आर्टिकल आपके 36 से लेके 51 तक आपका दिया गया है डीपीएसपी। ठीक है, अगर हम बात करें वहीं अगर डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी को केटी शाह ने क्या कहा था, तो केटी शाह की बात करें, केटी शाह ने इसे
बोला कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो कि बैंक अपनी सुविधा के अनुसार अदा करती है, ठीक है। और डीपीएसपी को अगर हम टी कृष्णाचारी की बात करें तो टी कृष्णाचारी ने कहा था कि जो यह डीपीएसपी है एक सच्चे कूड़े के समान है, याद रखिएगा। यह सबका कथन था, याद रखिएगा, ठीक है, डीपीएसपी से संबंधित, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस है वह आपका 25 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगर वहीं हम 22 जून की बात करें तो 22 जून को क्या मनाया जाता है? 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व वर्षा वन दिवस आपका 22 जून को मनाया जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे बात करें दोस्तों 21 जून की बात करें तो 21 जून को क्या मनाया जाता है? 21 जून को आपका योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान से सीमा साझा नहीं करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार। बिहार जो है दोस्तों यह आपके भूटान से सीमा साझा नहीं करता। अगर हम बात करें कि भारत भूटान के साथ कुल कितना सीमा साझा करता है तो 699 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा साझा करता है भूटान के साथ, ठीक है। अगर हम बात करें कितने राज्य सीमा साझा करते हैं तो भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और वेस्ट बंगाल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सुदीर्मन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुदीर्मन कप की बात करें यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। वहीं अगर हम बात करें कि बैडमिंटन से और कौन से कप दिए जाते हैं बैडमिंटन में, तो आपका जो थॉमस कप है दोस्तों यह भी आपके बैडमिंटन में दिया जाता है, ठीक है। और आपका जो संतोष ट्रॉफी है ना वह आपके कहाँ दिया जाता है? तो संतोष ट्रॉफी आपके फुटबॉल में दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के किस राज्य का अधिकतम क्षेत्रफल वन आच्छादित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है दोस्तों वह आपका सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है वन आच्छादित है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वह भोपाल है। मध्य प्रदेश की जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के जो गवर्नर हैं यानी राज्यपाल वह है मंगू भाई सी पटेल, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है डैश फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा है। तो दोस्तों फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? तो फिनलैंड की जो आधिकारिक मुद्रा है वह है आपका कौन सा? तो फिनलैंड की जो मुद्रा है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरो, ठीक है। फिनलैंड का जो मुद्रा है वह यूरो है और यहाँ की जो कैपिटल है राजधानी वह है आपकी हेलसिंकी, ठीक है, फिनलैंड की। अब वहीं बात करें हम यहाँ की पीएम कौन है? तो यहाँ की पीएम है सना मरीन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है पेंगयोंग किस देश की राजधानी है? तो पेंगयोंग यानी जो दोस्तों किम जोंग होते हैं, किम जोंग को आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो ये जो आपके पेंगयोंग है ना, पेंगयोंग यह आपके उत्तर कोरिया की राजधानी है पेंगयोंग। और यहाँ की मुद्रा की बात की तो मुद्रा है यहाँ की वान, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा अटलांटा। अटलांटा जो है दोस्तों यह संयुक्त राज्य का एक राज्य नहीं है, यह बल्कि क्या है? एक जिला है, याद रखिएगा, शहर है, याद रखिएगा, शहर है अटलांटा, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी भाषा कौन सी बोलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा महली भाषा बोलते हैं, महल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। लक्षद्वीप के लोग आप लोग क्या बोलते हैं? तो मलयालम के अलावा महल भाषा बोलते हैं। अगर हम बात करें भारत को लक्षद्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो पाक जल संधि अलग करती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए वहीं चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है डैश उड़ीसा से प्रारंभ होने वाला एक प्राचीन लोक नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा घुमुरा। घुमुरा की बात करें, जो घूमर है दोस्तों वह राजस्थान का है, घुमुरा अगर हो जाता है तो यह आपके उड़ीसा का एक प्रारंभिक क्या था? प्राचीन लोक नृत्य है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन जिसका नाम गदर पार्टी थी, जिसका स्थापना 1913 में की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? अगर हम बात करें गदर पार्टी के बारे में तो गदर पार्टी में दो लोग काफ़ी फेमस हैं, यानी आपके सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल। उपयुक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त दोनों आपका करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी, कब की थी? तो 1913 में की गई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे तो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है बांस को वर्गीकृत किया गया था, तो दोस्तों बांस को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? तो आपका या वृक्ष है, घास है, झाड़ी है, जड़ी बूटी, क्या है दोस्तों? बांस बम्बू, ठीक है, जिससे हम बम्बू कहते हैं। तो बम्बू क्या है?
बम्बू की बात करें तो बम्बू को घास की कैटेगरी में रखा गया है, यानी इसे क्या किया गया है, इसे ग्रास माना गया है, घास माना गया है। ठीक है, बम्बू को। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो दोस्तों आप लोग अगर वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, अपनी सोनम मैम की कड़ी मेहनत अच्छी लग रही है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। कम से कम गुरु दक्षिणा में तो दे ही सकते हैं आप लोग, इसमें भी आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, तो इसको पूरा करिए भाई, इसको अपना गुरु दक्षिणा मानकर इसको दे दीजिए आप लोग। लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो मनुष्य के पास त्वचा की कितनी परतें होती हैं? तो मनुष्य के पास त्वचा में कुल कितनी परतें होती हैं दोस्तों? तो कुल आपकी 3 परतें होती हैं त्वचा में। कौन कौन सी होती हैं? तो बात करेंगे हम कौन कौन सी परतें होती हैं। तो यह आपका एपिडर्मिस होता है, डर्मिस होता है और हाइपोडर्मिस। यह 3 प्रकार की आपकी जो त्वचा होती है 3 प्राथमिक परतों से बनी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और इस वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, जिससे कि और भी लोगों के पास एक वीडियो पहुंचे। जैसे आपकी रिलेटिव हो गए और फ्रेंड्स हो गए, उन सभी के ग्रुप में भेज दिया करिए, जिससे कि और भी लोग इससे अपनी प्रिपरेशन कर सकें और तैयारी कर सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।